नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट के इस अंक में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सिर पर चढ़कर बोला जमहूरियत का ये जो आज मतदान हुआ है, कितने खास रहा है ये मतदान, हम आपको बताएंगे। कम से कम 65.58% वोट पड़े हैं, तो बम्पर वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। किस तरह से जम्मू से लेकर के कश्मीर की तमाम जो सीटें रही हैं वहां पर जो जमहूरियत दिखाई दी है, जो लोकतंत्र दिखाई दिया है, उसके बारे में हम आपको विशेष जानकारी देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा के चुनावों की भी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा के साथ वो एक रोड शो में नजर आए, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए जमकर वोट मांगा है। तो इसके अलावा भी तमाम खबरें हैं। बात करेंगे क्रिकेट की कि किस तरह से बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट मैच में भारत ने धूल चटाई है। इसके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। उधमपुर, कठुआ और सांबा में मतदान प्रतिशत रहा सबसे अधिक। कई बड़े नेताओं समेत दांव पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत। हरियाणा के रण में पीएम मोदी के हुंकार। पलवल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कांग्रेस को बताया देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी। राहुल गांधी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किया रोड शो, तो बीएसपी समेत अन्य पार्टियां भी चुनाव प्रचार में जुटी। भारत दौरे पर जमैका के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश पर की गई चर्चा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर दोनों देश सहमत। पीएम मोदी ने की जमैका मार्ग की घोषणा। लेबनान में इजराइल ने शुरू किया जमीनी संग्राम। दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड किए जा रहे हैं ध्वस्त। यूरोपीय संघ सहित कई देशों की दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील। लेबनानी पीएम ने घटनाक्रम को बताया इतिहास का एक सबसे खतरनाक मोड़। और कानपुर टेस्ट मैच में भारत ने रचा इतिहास। बांग्लादेश पर दर्ज की 7 विकेट की धमाकेदार जीत, सीरीज पर जमाया 2-0 से कब्जा। आर अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम दौर के मतदान की, जहां 40 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने तीसरे दौर में भी बम्पर वोटिंग की और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाया। 65.58% वोट शाम 7 बजे तक ये जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो रहा है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त वोटिंग हुई है और लोकतंत्र साफ तौर पर नजर आया मुस्कुराता हुआ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न। उत्साह से लबरेज मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। पिंक बूथ पर सेल्फी लेती ये खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। कतारबद्ध लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जोश खरोश के साथ हर उम्र हर वर्ग के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। कुछ मतदान केंद्रों पर पारंपरिक डोगरी पोशाक पहने मतदाता उत्सव के मूड में दिखे। सांबा, कठुआ और जम्मू जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, विकसित जम्मू कश्मीर चाहते हैं। अच्छी सरकार, साफ सुथरी सरकार हो, जो युवा जो हैं बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल हो, जो साफ सफाई हो। यही हमारे लिए पूजा है सबसे बड़ी कि हमारा देश आगे बढ़े। ये राष्ट्रहित के लिए ये वोट है। ये पहला चुनाव है 370 टूटने के बाद, और ये चुनाव आज लग रहा है कि एक देवतुल्य चुनाव हो रहा है। जब से ये हुकूमत आई है सेंट्रल में, काफ़ी बदलाव आया है और वो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि और बदलाव आए। इसलिए हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका सहयोग दें।
मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जिस तरह का लोगों को प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों पर यकीन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के लोग इस पे खुश हैं कि हमारा चुनाव हो रहा है, हमारे नुमाइंदे चुने जा रहे हैं, हमारी चुनी हुई सरकार बनने जा रही है, क्योंकि लोगों की काफ़ी मुश्किलातें हैं। नंबर गेम में तो हम जाते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है अच्छा होगा। हम इक्विडिस्टेंट हैं, हमने बराबर की दूरी रखी है हर एक से। तो पिछली भी हमें अलायंसेस में प्रॉब्लम पड़ी, तो हम ऑन और ओन हैं और हम अकेले ही रहना चाहते हैं। लोकतंत्र के इस पावन पर्व को सफल बनाने के लिए जहां मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे, तो वहीं बीमार और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू में 11, दिल्ली में 4 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। लोकतंत्र के महापर्व पर जहां बड़ी संख्या में आधी आबादी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं बांदीपोरा के मतदान केंद्र पर 100 साल की माला बेगम की वोट डालती तस्वीर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर साझा कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। आम के साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जमहूरियत के जश्न में 4 चांद तब और लग गए जब आज आजादी के बाद पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भी मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और नाच गाकर खुशी भी जताई। जब से देश आज़ाद हुआ है, तो हमें आज पहली बार जो विधानसभा का वोट करने को अभी मौका लगा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हम पहला वोटर हैं। इसके पहले हमने कभी विधानसभा को वोट जो है नहीं डाला है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों के लाखों मतदाताओं ने 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर लिया है। 3 चरणों में संपन्न हुए मतदान का परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। निशांत राय, अमरेंद्र गुप्ता, धीरज कुमार के साथ रमा त्यागी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बाद बात हरियाणा की, जहां शनिवार को मतदान होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर अपनी अंतिम चुनावी सभा को पलवल में उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में पीएम ने जहां कांग्रेस की पर्ची खर्ची के सिस्टम का जिक्र किया, तो उसे दलालों और दामादों की पार्टी बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उनकी कश्मीर नीति को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी भी पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था। वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे। पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है, पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है
जो लोग भारत को प्रेम करते हैं वे सब के सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जी जान से जुटी हुई हैं। पार्टी की मजबूती के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहादुरगढ़ से सोनीपत के बीच एक रोड शो में हिस्सा लिया और सोनीपत में जनसभा की। राहुल गांधी ने इस दौरान कई लुभावने वादे भी किए। हमारी सरकार आएगी, लिख के ले लो, 1200 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए का आपको मिलेगा। 2000 रुपए हर महीना पहली तारीख को हर महीना हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो महिलाओं के लिए वहीं 2700 रुपए हमने हर महीना महिला के लिए वहीं बचा दिए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने चीका में चुनावी रैली की। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस पर जहां मां बेटे का कब्जा है तो वहीं हरियाणा कांग्रेस पर बाप बेटे का कब्जा है। ये 3D की पार्टी है। 3D, डीलर, दलाल और दमांग। हम किसी दमांड को हरियाणा को दहेज में नहीं देने देंगे। ये 2G घोटाला करे। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को 3D पार्टी बताते हुए कहा कि इसे दलाल, डीलर और दामाद चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को दामाद, डीलर और दलाल चला रहे हैं। एक 3D का फॉर्मूला उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कर्नाटक के मुडा जमीन घोटाले की, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने उन्हें आवंटित किए गए सभी 14 प्लॉट्स को वापस करने की पेशकश की है। बीजेपी इस पर हमलावर है। उसने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की और CM सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है।
कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती बीएम से जुड़े आरोपों की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में लोकायुक्त की एक जांच टीम मैसूर में विवादित भूखंड पर पहुंची। विवादित भूखंड पर जिस समय जांच टीम पहुंची और जांच की, उस समय इस मामले की शिकायतकर्ता स्नेहामयी कृष्णा भी मौजूद थीं। लोकायुक्त की टीम भूमापी से जुड़े सामान और उपकरण लेकर विवादित भूखंड पर पहुंची और इस दौरान टीम ने जमीन की पैमाइश की। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 14 भूखंड लौटाने के पत्नी के कदम पर भी हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि पार्वती अपने परिवार तक ही सीमित थीं, लेकिन नफरत की राजनीति के कारण उन्होंने मानसिक यातना झेली। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पार्वती ने मैसूर में MUDA के भूमि अधिग्रहण किए बिना जब्त की गई जमीन के मुआवजे के रूप में मिली जमीनें वापस कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने मामले को लेकर कांग्रेस और सिद्धारमैया पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जमीन घोटाले से जुड़ा कांग्रेस का इतिहास पुराना है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस से निष्पक्ष जवाब मांगा। वहीं कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कहीं पड़ोसी हरियाणा में हुड्डा जी की डील होती है, अभी सिद्धारमैया का मुडा का डील चल रहा है। क्या हो मुख्यमंत्री, उनका परिवार, क्या हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका परिवार, और पूर्व में तो दामाद बाबू की चर्चा बहुत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों को लैंड डील से इतना प्यार क्यों है? गलती हुआ है उसको मान के, हाँ गलत हुआ है हमारे तरफ से, जो निवेश मिला है हमको हम लोग वापस कर रहे हैं, डिसीजन लिया है। ऐसा डिसीजन तब लेना चाहिए था 2 महीने पहले। नाउ इट्स टू लेट, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद और लोअर कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी लोकायुक्त पुलिस ने FIR भी रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्टेड। पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, ये ठीक नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद एक एडवोकेट है, इसलिए वो समझना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए मैसूर मुडा के स्कैम में। दूसरी तरफ मुडा कमिश्नर AN रघुनंदन ने सिद्धारमैया की पत्नी द्वारा भूखंड वापस करने के संबंध में पत्र लिखे जाने पर कहा कि हम इस मामले में अगले कदम के लिए कानूनी सलाह लेंगे। इस बीच BY विजेंद्र ने राज्य के गृह मंत्री DG परमेश्वर और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच सिद्धारमैया इस मामले में इस्तीफा देने से लगातार इनकार करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर को आपको समझाएंगे कि आखिर ये मुडा ज़मीन घोटाला है क्या और किस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई। आज जिस तरह से इसमें डेवलपमेंट आया है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल सिद्धारमैया जो घिरे हैं ज़मीन घोटाले में, उनका सिद्धारमैया को उनकी पत्नी को उनके भाई ने ये गिफ्ट की थी। 3.16 एकड़ ज़मीन थी। 2010 में ये ज़मीन गिफ्ट की गई थी। इसको समझने की ज़रूरत है। और मुडा ने अधिग्रहित की थी ज़मीन को, ये क्योंकि एक 50-50 की स्कीम चल रही थी, जिसमें ये अधिग्रहण करने के बाद ज़मीन को जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जाएंगी उनको उसके बदले में प्लॉट दिए जाएंगे। ज़मीन के बदले शहरी इलाकों में 14 प्लॉट आवंटित किए गए और इसमें यह पूरा घोटाला रहा, क्योंकि यह कहा गया कि इस स्कीम पर रोक ऑलरेडी लगाई जा चुकी थी और उसके बाद ये ज़मीन आवंटित की गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्कीम के बंद होने के बाद भी ये आवंटन हुआ। 2010 में जमीन गिफ्ट की थी सिद्धारमैया की पत्नी के भाई ने अपनी बहन को, और उसके बाद 2013 में के चुनावी एफिडेविट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि हमारे पास ये जमीन 3.16 एकड़ की है। 2018 में एफिडेविट में जमीन की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई, जबकि यह कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए है। तो जो जमीन 3.16 एकड़ की जो जमीन थी उससे कहीं ज्यादा बेशकीमती वो 14 प्लॉट्स थे जो सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर आए। अब 2023 में एफिडेविट में 8.33 करोड़ की जमीन आवंटन का ये खुलासा हुआ कि ये इतने की जमीन उन्होंने बताई और कहा कि ये इतना आवंटन हमको हुआ था, और ये पहले का था, यानी कि पहले के एफिडेविट्स में इसको छिपाया गया था। तो आखिर अगर कोई कर नहीं था
तो डर कैसा, ये सवाल जरूर उठता है। और सस्ती जमीन के बदले मिली महंगी जमीन, ये सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये कहा जा रहा है, क्योंकि जो 3.16 एकड़ जमीन थी दरअसल उसके अगर बरक्स देखा जाए तो जो 14 प्लॉट थे वो कहीं ज्यादा बेशकीमती थे। ग्रामीण जमीन के बदले मिली शहरी जमीन, ये एक और दिक्कत वाली जगह थी। ये एक और जो घोटाले की जो नब्ज लोगों ने पकड़ी वो इसमें भी देखिए, गलत तरीके से हासिल की गई कीमती जमीन गलत तरीके से हासिल की गई, और खासतौर पर तब जब ये आवंटन, ये जो योजना थी 50-50 की, वो बंद की जा चुकी थी। उसको 2020 में ही उसको बंद किया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये आवंटन आगे भी किया गया। दिसंबर 2023 में आरोपों के बाद 50-50 योजना रोकने का निर्देश हुआ था। दरअसल ये कब क्या हुआ, हम आपको एक टाइमलाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं। निर्देशों के बावजूद मूडा ने आवंटन जारी रखा, यानी कि ये बंद हो गया था, उसके बावजूद आवंटन जारी रखा। और इसके साथ ही साथ मूडा ने आवंटन का अनुरोध किया और कहा कि इस पर आवंटन को जारी रखिए, लेकिन अभी उसकी तरफ से शासन से कोई फैसला नहीं आया था। अखबारों में घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई, और ये मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया में ये खबरें प्रकाशित हुई, रिपोर्टर्स ने इसका पता लगाया और अखबारों में ये घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई। और उसके बाद ये मामला लाइमलाइट में आया। राज्य सरकार ने 4 सदस्यीय अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की और कहा कि इसकी जांच करके पता करें कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। और इसके साथ ही साथ 2024 में जुलाई में मूडा से सिद्धारमैया ने मांगा 62 करोड़ रुपए का मुआवजा। उन्होंने कहा कि 14 जमीनें अगर हम ये वापस करेंगे तो 62 करोड़ रुपए का हमको मुआवजा चाहिए। तो ये समझिएगा कि आज जो 14 प्लॉट्स बिना कहे वापस करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए 62 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहे थे। 15 से 26 जुलाई तक मानसून सत्र चला और इसमें स्पीकर ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी, जबकि बीजेपी और जेडीएस इस पर लगातार चर्चा की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। टीजे अब्राहम ये एक कार्यकर्ता रहे हैं जो कि वो सारे जानकारों जो जानकारी मांगते हैं उसके तहत उन्होंने जानकारी ली थी। टीजे अब्राहम ने लोकायुक्त में इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा ये जानकारी उन्होंने हासिल की सूचना के अधिकार के तहत, और उसके बाद फिर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। और सूचना के कार्यकर्ता टीजे इब्राहिम ने राज्यपाल से सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी और कहा कि सीएम पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। राज्यपाल से अनुमति मांगी गई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और कहा कि इसका जवाब दें और बताएं कि क्यों ना आखिर आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखकर कहा। कैबिनेट ने राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी जब इस पर कैबिनेट की बैठक हुई, और यह कहा गया कि राज्यपाल पर ही उल्टा दोष मढ़ा कैबिनेट ने और कहा कि ये जो कारण बताओ नोटिस है राज्यपाल ने इशू किया है मुख्यमंत्री को, इसको तो वापस ले लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलुरु से मैसूरू तक पद यात्रा की और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। विधानसभा में लोग बिस्तर लगा करके सोए। उन्होंने कहा कि हम ये धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक इस पर जांच नहीं हो जाती है। राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी। उसके बाद जो कैबिनेट का नोट आया था उस पर राज्यपाल ने अपनी असहमति जताई और कहा कि अगर कोई मामला बनता है तो उस पर जांच जरूर होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी, लेकिन यहां सबसे बड़ा उनके लिए ड्रॉबैक रहा क्योंकि अदालत ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल को सही बताया और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। कहा इस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बहनोई और देवराजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई 27 सितंबर को, और उसके साथ ही साथ 1 अक्टूबर यानी आज सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का मूडा को एक पत्र आया कि 14 भूखंड लौटाने की उन्होंने पेशकश की है। दरअसल ये 14 भूखंड है जिसको उन्होंने लौटाने की पेशकश की। तो ये पूरा जो सारा टाइमलाइन रहा है इसको समझने की जरूरत है कि दरअसल सबसे पहले तो ये जो आवंटन था वो बंद हो चुका था, उसके बाद सिद्धारमैया को ये आवंटन, उनकी पत्नी को ये आवंटन किया गया, और अब जब वो इस मामले में ईडी की जांच हो गई है, मुकदमा कायम हो गया है, तब ऐसे समय में वो कह रही हैं कि वो चाहे तो इन जमीनों को वापस ले लेंगे। तो ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि आखिर अब इन जमीनों को वापस करने के पीछे वजह क्या है इसके मायने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, मुडा घोटाले पर कि जमीन वापसी की पेशकश के दरअसल मायने क्या है। और यही आज हमारी विशेष का विषय है, मुडा घोटाला, जमीन वापसी की पेशकश के मायने। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर की पत्नी ने जो 14 प्लॉट्स वापस करने की बात कही है, उस पेशकश के मायने क्या है दरअसल, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। आज हमारी विशेष का यही विषय है, मुडा घोटाला, जमीन वापसी की पेशकश के मायने। और क्या है इसके मायने, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मधु एन राव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं कर्नाटक से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शेखर अय्यर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और निखिल जैन, अगर हम आपके साथ शुरू करना चाहें, जैसे कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तो ये क्यों ना समझा जाए कि जब मामला सर से ऊपर आ गया और ईडी ने इसमें जांच शुरू कर दी, FIR दर्ज हो गई, तो आखिरकार 14 जो प्लॉट्स हैं वो वापस करके बचने का एक रास्ता निकाल रही है कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी। देखिए निखिल जी, बात ऐसी है कि बीजेपी चाहती है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि जब किसी मुख्यमंत्री पे करप्शन का कोई चार्ज लगता है, भ्रष्टाचार का चार्ज लगता है, तो कहते हैं रिजाइन कर दो। केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं करा तो बोला कि देखो कितने बेईमान इंसान है। आज सिद्धारमैया जी की बीवी पे और उनपे ये चार्ज लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार के चलते ये 14 प्लॉट्स का उनको आवंटन हुआ है। उनकी अगर धर्मपत्नी ने ये डिसाइड करा, ये सोचा कि चलो मैं वापस कर देती हूँ ताकि सिद्धारमैया जी का नाम इस छीटाकश में ना उछाला जाए, तो अब बीजेपी आके कह रही है कि कुछ गलत नहीं करा तो वापस क्यों कर रहे हैं। एक बात कानून की आपके दर्शकों को समझनी जरूरी है कि अगर कोई घोटाला हुआ, अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ और 14 प्लॉट एक बारी सिद्धारमैया जी की पत्नी को आवंटित हो गए थे, तो ये प्लॉट वापस करने से वो घोटाला या भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा तो साफ और कड़े तौर पे मानना है कि सिद्धारमैया जी की पत्नी को ये प्लॉट्स वापस नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं कोई गड़बड़ी नहीं है और बीजेपी इसका पूरा एक राजनीतिक टूल इस पे डाल रही है। ईडी को इन्वॉल्व कर लिया गया है, गवर्नर को कर लिया गया है। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप सीबीआई से जांच कराइए, कोर्ट की प्रक्रिया से जाइए, कन्विक्ट करिए और लोगों को जेल डालिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि आप गवर्नर के ऑफिस को इस तरीके से पॉलिटिकली यूज करें, उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाएं। हुआ क्या है कि शहर से बाहर कोई अथॉरिटी, कोई एग्रीकल्चरल लैंड था 4.25 एकड़ का, जो कुछ शहरी लोगों को शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, 4.25 एकड़ मतलब लगभग 15,000 गज। 15,000 गज की किसी की जमीन अगर सरकार ने, मैसूर अथॉरिटी ने एक्वायर करी, उसका अधिकरण, भूमि अधिकरण हुआ जी, उसके बाद उसके बदले में अगर शहर में 14 प्लॉट दिए, मुझे नहीं पता प्लॉट कितने बड़े हैं, 200 गज के हैं, 500 गज के हैं, बट जाहिर सी बात है 15,000 गज से तो कम ही होंगे।
अगर वो प्लॉट दिए तो ये एक आम सी प्रक्रिया है, ये दिल्ली में भी लेकिन होता ये है, प्रक्रिया कर्नाटक में भी, दरअसल महाराष्ट्र में दरअसल भी। कहाँ उठता है मामला? आपने कहा कि केजरीवाल को अगर भ्रष्ट बताया पहले और फिर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो भ्रष्ट बताने लगे। कांग्रेस भी केजरीवाल को भ्रष्ट बताती थी। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो ये सारा 50-50 का खेल था, दरअसल इसको ऑलरेडी वापस ले चुकी थी सरकार और उसके बाद ये सारा आवंटन हुआ है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए सवाल उठाए जाएंगे और सवाल फिर ये भी उठाए जाएंगे कि आखिर जब अभी तक ये सारा मामला चल रहा था, इतनी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, तो पहले ही क्यों नहीं वापस कर दिया था? वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, अदालत ने कहा नहीं जी चलेगा, और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हुई, तो इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मधु एन राव इस पर अपना कमेंट दें। आपको लगता है कि ये बात इतनी सिंपल है जैसा कि अभी निखिल जैन जी ने कहा कि दरअसल ये तो एक कॉमन सा एक प्रक्रिया है कि ज़मीन का आवंटन होता है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ करती हैं, किसानों से ज़मीन लेती हैं, उसके बदले में डेवलप ज़मीन उनको देती हैं? नमस्कार जी। मैंने सुना जो मेरा मित्र है निखिल जैन ने जो कहा, 2 मिनट मुझे दे दीजिए कि संक्षिप्त में मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। जी जी सर, ये बात उठता है 1998 से, इनफैक्ट इवन बिफोर 1998। मेरा प्रश्न ये है कि मरा हुआ आदमी को कैसे डिनोटिफिकेशन होएगा भाई? वो मरा हुआ आदमी को कैसे डिनोटिफिकेशन होगा? वो तब से लेकर वो प्रॉब्लम शुरू होता है। और उस वक्त माननीय सिद्धरामैया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद 2004 में जब वो प्रॉपर्टी जो लैंड है वो म्यूडा के पास थे, उनको वो जो लैंड है कैसे आपने वो ब्रदर इन लॉ को दे दिया? क्योंकि वो म्यूडा प्रॉपर्टी है, इसी में लिखा है कि वो म्यूडा प्रॉपर्टी है। और उसके पहले ही आपने कहा है कि 14 और 15 कितना सारे डेवलपमेंट करके आपने साइट भेजा है, उसके बाद भी कैसे सेल डीड हुआ है? ये भी एक प्रश्न है। उस वक्त भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। 2010 में माननीय सिद्धरामैया जी, ही वाज ए एलओपी लीडर। उस वक्त में क्या हुआ? उस वक्त में से बिग गिफ्ट डीड हुआ। कहां से? वो मल्लिकार्जुन से जो स्वामी है, ब्रदर इन लॉ है, उससे और उसको पत्नी को हुआ। और सरप्राइजिंगली 2013 में 2013 में जब अफिडेविट फाइल किया था सिद्धरामैया जी, उसका उल्लेख भी नहीं किया था। और अभी वो बोल रहे नहीं मैंने वो उसको आई फॉरगॉट, मुझे पता नहीं था। अरे अगर वो होता तो 2018 में कैसे आपने अफिडेविट में लाया गया था? तो ये जाहिर सी बात है कि सिद्धरामैया जी हैड नोन अबाउट इट, उसको पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जो आदेश था, क्योंकि जब ये सब हुआ है उस वक्त वो पावर में थे। तो जाहिर सी बात है ये जो जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसमें लिखा भी है कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मेरा ये मांग है, आज सिद्धरामैया जी चिंतित है, परेशान है, भयभीत है, डरा हुआ है, इसीलिए कल उन्होंने पत्नी से वो जो 14 साइट था उसको वापस दे दिया। अरे भाई, मेरा ये प्रश्न है, वापस देने से कुछ कार्रवाई कम होगा क्या? वो तो एडवोकेट है, उसको पता नहीं क्या? तो दिस इज ऑल अ ड्रामा बाय मिस्टर सिद्धरामैया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से हम मांग कर रहे हैं कि उसका इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। शेखर अय्यर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो पूरा प्रकरण है, जो ये वापस देने को, किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक अपनी छवि बनाने की कोशिश है कि इस मामले से तो निकलने में आसानी होगी ही, साथ ही साथ अपने आप को ईमानदार साबित करेंगे अगर ये 14 प्लॉट वापस कर देंगे? क्योंकि आपको लगता है कि एक बड़ी मुश्किल में, एक बड़ा पॉलिटिकल उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है सिद्धरामैया के ऊपर, बहुत मुश्किल में है वो, भीतर से भी और बाहर से भी। बिल्कुल निखिल जी ने आपने कारण तो अभी आप ही ने बता दिया। देखिए, ज्यादातर उन पर दबाव बढ़ रहा है सिद्धरामैया पर, और पार्टी के अंदर भी बढ़ रहा है जी, क्योंकि सिद्धरामैया जी को पार्टी तो ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं, सारे नेता उनके साथ हैं। मतलब एक प्रकार से उनको राइवल माने जाने वाले डीके शिव कुमार भी उनके साथ है, कह रहे हैं भाई नो क्वेश्चन ऑफ सीएम रिजाइनिंग। ये तो ऊपर से बोले जा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो गया, सरकार एक प्रकार से पैरालिसिस पे आ गई है।
क्योंकि सीएम स्वयं इसमें, क्योंकि देखिए ये जो बात की जा रही है भाई जमीन लिए गए, कॉम्पनसेटरी अलॉटमेंट हुआ, पहला सवाल है कैसे लोगों, कितने लोगों को इस तरह के अरेंजमेंट हुआ है कि आपका जमीन और कहीं देहात में था, आपको शहर में अच्छे जगह पे मिल गया है। ये एक्सचेंज क्या नॉर्मली होता है क्या? बूढ़ा ने कितने लोगों को इस तरह किया है जी, तो आपको लगेगा केवल वीआईपी लोगों को हो रहा है ये, बाकी लोगों को तो होता नहीं है, नॉर्मल लोगों को। तो इसलिए सवाल हो गया, और सिद्धरामैया स्वयं जानते हैं। देखिए उनके सामने दो चैलेंज है, एक तो लीगल चैलेंज है, तो कानूनी तौर पर जो भी हो रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल चैलेंज जी। देखिए पार्टी के अंदर भी देख रहे हैं भाई कितने दिन सिद्धरामैया इसको मैनेज कर पाएंगे, इसको टाल पाएंगे, क्योंकि दबाव बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह विपक्ष ने एक कैंपेन शुरू कर दिया है और कोर्टों में भी मुकदमा दर्ज हो गया। दूसरी बात भी आ रही है भाई, जब लोक आयुक्त के सारे, वो भी तो एक प्रकार से करप्शन, एंटी करप्शन के पुलिस है, उनके सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। लोक आयुक्त नहीं अलग संस्था है, लेकिन जो पुलिस कर्मचारी उसमें काम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो एक सवाल आ रहा है भाई, आप मुख्यमंत्री होते हुए किस तरह जांच हो सकेगी? तो ये सारे, अच्छा इनका डर यही है सिद्धरामैया को, जैसे हरियाणा में चुनाव खत्म हो जाएगा, हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व इस पर ध्यान दे, क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ रहा है, और महाराष्ट्र चुनाव पहले कुछ बड़ा फैसला ले ले कि भाई सिद्धरामैया जी आप थोड़ा हटके रहिए, तब तक ये मामला निपट जाए, फिर आप वापस आ जाइए। अगर ऐसी बातें तो, लेकिन लगातार जब से चुनाव हुआ 2023 में और मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत विवाद हुआ, और सिद्धरामैया के समर्थक और डीके शिवकुमार के समर्थक, ये सारे फॉलोट इसमें है। तो सिद्धरामैया के लिए आज मुझे लगता है पॉलिटिकल चैलेंज बहुत बड़ा होते जा रहा है, और छवि जिसके आपने जिक्र किया वो भी बड़ा चैलेंज है, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कितने इनको समर्थन दे रहेगी वो बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये जो अगला राउंड है इसको बहुत जल्दी 30 सेकंड में बहुत जल्दी अपनी बात रखें। मैं चाहूंगा कि निखिल जैन आप ये बताएं कि क्या जो इतने सारे आरोप हैं कि 2013 में एफिडेविट में नहीं रखा, उसके बाद जो ग्रामीण इलाके की ज़मीन थी वो उसको शहरी इलाके में आवंटन कर दिया, योजना बंद हो जाने के बाद भी आवंटन किया, क्यों नहीं एक हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए रिजाइन कर देते हैं सिद्धरामैया? पार्टी सरकार कोई दूसरा चला लेगा? निखिल जी, जब उनकी पत्नी ने जमीन वापस करी गई तो उसको एक आरोप की पुष्टि की तरह देखा जा रहा है कि अगर गलत नहीं करा तो जमीन क्यों वापस करी। अब अगर सिद्धरामैया ने रिजाइन कर लिया तो ये कहा जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचारी थे इसीलिए रिजाइन करा। उससे पहले भाजपा के मेरे मित्र ने 1998 का जिक्र करा कि एग्रीकल्चरल लैंड सबसे पहले तब खरीदी गई, और उस समय उप मुख्यमंत्री थे सिद्धरामैया, वो शायद बताना भूल गए, मुख्यमंत्री जीएच पटेल थे जो जेडीएस वाली पार्टी, देवेगौड़ा जी की पार्टी से आते हैं। 2010 में गिफ्ट डीड की बात करी गई, उस वक्त मुख्यमंत्री येदियुरप्पा थे जो भाजपा उससे इनका अपराध कम नहीं हो जाता? उसमें तो जब जांच होगी, अगर उनके लिए, अगर देखिए वो तो कही जा रही है कि जांच होगी, और अगर उसमें किसी और का नाम आता है तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि उसमें अगर कमिश्नर आ रहे हैं, जो दूसरे अधिकारी आ रहे हैं, या दूसरे नेता अगर आ रहे हैं, तो आएगा ही। जिसके ऊपर जांच आ रही है वो अपनी बात करे। एक व्यक्ति जो सरकार में नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसने सरकार को इन्फ्लुएंस करा? और इंडीड अगर उन्होंने सरकार को इन्फ्लुएंस करा तो भाजपा की सरकार को और जेडीएस की सरकार को इन्फ्लुएंस किया है, नहीं किया, लेकिन लाभ लिया वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्फ्लुएंस किया है नहीं किया, लेकिन उन्होंने अवैध तरीके से लाभ लिया, वो चीजें तो सामने दिखी नहीं। मैं इस पे मैं आखिरी पॉइंट रख देता हूं। ग्रामीण जमीनों की जब अधिग्रहण करा जाता है लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज द्वारा, ये बहुत आम सी बात है। इनफैक्ट आपके दर्शक खुद देख सकते हैं, दिल्ली का जो आज की तारीख में मास्टर प्लान है 2021, दिल्ली में भी ग्रामीण जमीनें हैं, लोगों को शायद नहीं मालूम होगा। उस मास्टर प्लान में तो अगर आप अपनी ग्रामीण जमीन, खेती की जमीन, बटाई की जमीन अगर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण को देंगे तो वो आपको 60% वापस करेगी। ठीक है, चलिए 60% वापस कर देंगे। आप 40-60 की बात कर रहे हैं, लेकिन योजना बंद हो जाने के बाद वापस नहीं करेंगे। और किसी भी नेता को अगर ये मिलेगा तो वो अपने चुनाव के एफिडेविट में बताएगा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको अगर वो कह देते हैं कि भूल गए थे तो ये तो शायद गले उतरने वाला नहीं है। मैं मधु एन राव के पास आऊंगा, बहुत शॉर्ट कमेंट आपका चाहूंगा कि ये बताइए कि अब आगे क्या, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बीजेपी की आगे की रणनीति? नहीं, पहले मैं आई वांट टू करेक्ट मिस्टर निखिल। 16/5/1996 से 22/7/1999 तक डिप्टी सीएम थे। हम कर्नाटक से हैं, मुझे पता है कि राजकारण क्या है कर्नाटक में। निखिल भाई आपको पता नहीं होगा, ये एक बात। दूसरी बात, हमारा ये मांग है कि सिद्धरामैया जी उसको, सीएम तो जेडीएस के थे ना।
नहीं, आप अपनी बात रखिए। अभी सिद्धरामैया जी को इस्तीफा देने चाहिए। क्यों आप ये पूछ रहे? मैं 2011 को जाता हूं और मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूं, थोड़ा वो एयर करिए। उसमें सिद्धरामैया जी यूज्ड टू ऑलवेज से येडियुरप्पा जी को, येडियुरप्पा जी आपके ऊपर जान चल रही है, इसलिए आप नीचे उतरो, फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद आप सीएम बन सकते हैं। वही वीडियो हम सिद्धरामैया जी को प्ले करना चाहते हैं। सिद्धरामैया जी अभी जांच बाकी है, आप सीएम नहीं रह सकते क्योंकि आपके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि 2015 में आपने लोकायुक्त को बंद करके एसीबी ओपन किया था आपने। इस बार भी ऐसे होने की आशंका है। आपके ऊपर कर्नाटक जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि 100% वो जांच के ऊपर। ठीक है। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो मांग किसी समय में ये रखी थी सिद्धरामैया ने स्वयं अपने विपक्षियों को धराशायी करने के लिए, आज वो स्वयं उसका सामना कर रहे हैं। मैं शेखर अय्यर जी के पास आना चाहता था, लेकिन शेखर अय्यर जी समय हमारे पास आज के लिए बस इतना ही है। तो आपका भी शुक्रिया, निखिल जैन जी और मधु एन राव जी का, आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में छोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया। 50 से अधिक वायु योद्धा 8 से 29 अक्टूबर तक थ्रोइस लद्दाख से तवांग अरुणाचल प्रदेश तक 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 7000 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, पूर्व प्रमुख RKS भदौरिया सेवानिवृत्त और AY टिपनेस सेवानिवृत्त तथा भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कार रैली युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। इस रैली का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकृष्ट करना और वायुसेना के बारे में सही जानकारी फैलाना भी है। नौजवान केवल अफसर और कलेक्टर बनने का स्वप्न ही न देखें, बल्कि देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव, अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें। और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ ये बहुत ही आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर आगे कहा कि भारतीय वायुसेना देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सरकार वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाने के लिए सबसे उन्नत प्लेटफॉर्म से लैस कर रही है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है।
और हुआ भी है। अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री लॉरेंस समर्स ने कहा है कि भारत का आर्थिक भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि भारत के विकास की गति पिछले 10 वर्षों में सबसे तेज रही है। उन्होंने देश में हुए आर्थिक सुधारों की भी तारीफ की। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मानद अध्यक्ष लॉरेंस समर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आए हुए थे, जहां हमारे संवाददाता मार्क लिन ने उनसे विशेष बातचीत की। Been an extraordinarily strong period for India. It's been certainly probably the fastest decade of growth in Indian economic history. I think the greatest successes have been of energizing the economy with major public projects of various kinds. I think it's going to be important going forward to think about the tax and regulatory obstacles that hold back individual and corporate initiative, and to think about the process of economic reform. लॉरेंस समर्स ने भारत की युवा आबादी के लिए अगले 50 वर्षों के लिए एक उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि भारत 7% की विकास दर हासिल करता है तो उसे अगले 50 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 30 गुना से तेजी से बढ़ेगी। They're alive and launching on their careers at an extraordinarily exciting time. If India is able to grow at 7% a year for the next 5 decades, that would be an extraordinary thing in which the economy would grow more than 30 times over people's lifespans. And at the end of it, India would be very substantially richer than my country is today. And that would be a stunning achievement for a nation and bring stunning benefits to all its people. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की ये पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी के साथ जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद 4 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें प्रमुख रूप से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। भारत के दौरे पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव
जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 C's दोनों देशों के संबंधों को अंकित करते हैं। कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कोविड के कठिन समय को याद करते हुए भारत को सच्चा मित्र और भागीदार बताया और घोषणा की कि भारत सरकार की ओर से संचालित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में जमैका शामिल होगा। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फिल्म, शिक्षा, खेल, पर्यटन और कई अन्य दूसरे विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में भारत का विश्वास सभी देशों के लिए काम करता है। India's belief in multilateralism that works for all countries was reaffirmed in its Voice of the Global South series of summits during India's presidency of the G20. The mantra, one earth, one family, one future, and the inclusive language of the Global South continues to resonate widely. We're confident that India will continue to be a voice of reason as it seeks to fulfill its mission of a more equitable, prosperous, and peaceful world. It is within this context that I am pleased to confirm that Jamaica will support India's candidature for the UN Security Council for the period 2028 to 2029. इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उनकी भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बढ़ने के साथ साथ कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी भी मजबूत होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ अमृतपाल सिंह और गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर क्रिकेट के मैदान से, भारत ने कानपुर टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली है। मैच के शुरुआती 3 दिन खराब रोशनी और बारिश के चलते प्रभावित रहे और उसके बावजूद टीम इंडिया ने करिश्मा दिखाते हुए, करिश्माई प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में क्रिकेट प्रेमियों को वनडे जैसा रोमांच देखने को मिला। बारिश से प्रभावित टेस्ट मैच को भारत ने आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी की मदद से अंतिम दिन चाय से पहले मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले दिन बारिश के चलते केवल 35 ओवर का ही मुकाबला देखने को मिला। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन का पूरा खेल बारिश और गीले मैदान के कारण नहीं हो सका। भारतीय टीम के पास कानपुर टेस्ट को जीतने के लिए आखिरी 2 दिनों का ही समय था। इन्हीं 2 दिनों में बांग्लादेश को 2 पारियों में समेटना था और आक्रामक बल्लेबाजी भी करनी थी। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर समेट दी। भारतीय टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह भारतीय टीम ने पहली पारी में 52 रन की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 50, 100, 150, 200 और 250 रन पूरे करने वाली टीम बन गई है।
अपनी दूसरी पारी में बांग्लादेश की पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस दिखी। 5वें दिन बांग्लादेश की टीम लंच से पहले ही 146 रन पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम को 95 रन का टारगेट मिला। भारत ने इस लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में आक्रामक अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में भी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 51 रन बनाए। विराट कोहली 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए अपने नाम किया। मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में 114 रन और 11 विकेट लेने वाले आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। टेस्ट सीरीज की जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में भारत की नंबर 1 की जगह मजबूत हो गई है और वो लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 64वें एनडीसी पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय कल्याण के अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा मुद्दों को भी शामिल करती हैं। रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने राज्य को लेकर दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसान यूनियन संगठन से मुलाकात की। इस मौके पर कृषि मंत्री और किसान यूनियन संगठन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी कैबिनेट की 25 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में 2 प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खरीफ विपणन 2024 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना में हर साल 1 लाख नौजवानों को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन मिलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यमुना की सफाई को लेकर जागरूकता अभियान ब्रिंग अलाइव यमुना हमारी यमुना वाकाथॉन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने IGNCA से झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया। तिरुपति लड्डू मिलावट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच अस्थायी रूप से रोक दी है। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण SIT जांच 3 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ असम के मोरीगांव जिले में प्रियांक खड़गे के बयान के विरोध में एक रैली निकाली। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे से असम में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। खड़गे ने कहा था कि चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में 70% प्रतिभा कर्नाटक में है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।